नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग साउथर्न डायनेस्टीज के बारे में देखेंगे, यानी कि दक्षिणी राजवंश के रिलेटेड आपके जितने राजाएं हैं उन सब के बारे में जानकारी देंगे इस वीडियो में। आपके सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पांडुरंग महात्स्यम डैश द्वारा लिखा गया था। ठीक है, पांडुरंग महात्स्यम डैश द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन आपके सामने है नंदी थिम्मत्रा, तेनाली रामकृष्ण, धूर्रस्ती, राम राजा भूषण। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपके सामने है तेनाली रामकृष्ण द्वारा पांडुरंग महात्स्यम लिखा गया था। प्यारे साथियों, आप सभी के सामने बताया गया है तेनालीराम जी के बारे में। तो वो कौन थे? तो वह विकट कवि नाम से जाने जाते हैं। उनका लोकप्रिय नाम क्या है? तेनाली रामकृष्ण जी का विकट कवि। ठीक है, उन्होंने पांडुरंग महात्स्यम लिखा। वह यह जो है आपके तेनाली रामकृष्ण वेंकटपति राय द्वितीय को समर्पित था, जो अरबुदी राजा थे। मतलब इन्होंने तेनाली रामकृष्ण ने जो पांडुरंग महात्स्यम लिखा था वो किसको समर्पित था? तो वेंकटपति राय द्वितीय, एक राजा का नाम है, उसको समर्पित था। और वो राजा थे, उसको अरबिदु राजा थे। ठीक है, अरबिदु राजा बोला जाता है वेंकटपति राय द्वितीय को। जो आपके ऑप्शन थे और नंदी थिम्मन्ना, उसके बारे में जान लीजिए वो कौन थे। तो वो भी एक उनका ये जो किताब है इसे कवि नंदी थम्मा ने लिखा था। कौन सा किताब लिखा था उन्होंने? तो परिजात प्रहरणम श्री कृष्णदेव राय को समर्पित था। इसे उन्होंने लिखा था नंदी थिम्मन्ना। नंदी थिम्मन्ना क्या चीज़ लिखे थे? तो परिजात प्रहरणम श्री, जो कि कृष्णदेव राय को समर्पित था। अब देखिए आपके ऑप्शन थे, थर्ड नंबर शायद था राम राजा भूषण। तो उनके बारे में क्या है? तो वह उनका मूल नाम जो था भट्टू मूर्ति है। वह बसु चरित्र के लेखक है। यह तिरुमाला राय को समर्पित है। वो भी अरबिदु राजा थे। अब आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन था धूर्जटी। तो वह एक कालाहस्ती महात्स्यम के लेखक थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। बताना है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन है, क्या है। ऑप्शन आपके सामने है मगध, कांची, हम्पी, कल्याणी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी ही है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। अब हम्पी के बारे में जान लीजिए। तो 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था हम्पी। ठीक है, हम्पी उत्तरी कर्नाटक में स्थित एक शहर है। हम्पी हिंदू और जैन धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यह बात याद रखें। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। 1500 ईस्वी पूर्व तक बीजिंग के बाद हम्पी विजयनगर को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मध्य युगीन युग शहर माना जाता है। ठीक है, हम्पी विजयनगर को विश्व का सबसे दूसरा बड़ा मध्य युगीन युग का शहर माना जाता है। हम्पी में स्मारकों के समूह को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था। देखिए 1986 में हम्पी के स्मारक जो थे बेहतरीन, उसके बहुत सारे समूह को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर दिया गया था। साइट में लगभग 1600 स्मारक है। कितने स्मारक है हम्पी के स्मारकों में? तो कह सकते हैं 1600 के करीब स्मारक है।
अब आपके और ऑप्शन था मगध, देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन था मगध। तो मगध के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। मगध जो कि बिहार में पड़ा, उस वक्त मगध का राजधानी राजगिरी होता था। ठीक है, आधुनिक राजगीर मगध की राजधानी थी। ठीक है, पहली राजधानी थी। तो ये बात आपको पता चल गया, मगध का राजधानी राजगीर मगध की पहली राजधानी थी। वर्तमान में हम लोग राजगीर घूमने जाते हैं तो वही मगध का राजधानी हुआ करता था। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का एक शहर था। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत मतलब पुराना समय में भारत का एक शहर था, जिसे मगध शासक उदयीन ने 490 ईसा पूर्व में गंगा नदी के पास एक छोटे किले के रूप में बनाया था। तो बहुत ही बेहतरीन इतिहास है अपने बिहार का, पाटलिपुत्र के रूप में जाना जाता है। और शुरुआत पाटलिपुत्र को किसने किया? तो मगध शासक उदयीन ने 490 ईसा पूर्व में, गंगा नदी के बगल में ही तो पटना है ना, तो छोटे किले के रूप में बना करके पाटलिपुत्र एक शहर विकसित किए। चाहे वहाँ के ही शासक थे, उन्होंने पाटलिपुत्र का नाम दिया। उन्हीं के नाम से, उन्हीं के समय से पाटलिपुत्र जाना जाता है 490 ईसा पूर्व में। उसके बाद आपके बहुत सारे राजा महाराजा आए पाटलिपुत्र में, जैसे नंदवंश आया जो कि अत्याचारी था, शिशुनाग साम्राज्य आया, मौर्य साम्राज्य आया। शिशुनाग पहले था, उसके बाद नंद साम्राज्य आया। मौर्य साम्राज्य बहुत ही अच्छा साम्राज्य था। इसमें चाणक्य जी और चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को अखंड भारत में जोड़ा और पूरे जो विश्व विजय करने निकला था सिकंदर, उसका सेनापति सेल्यूकस, उसको परास्त किए। तो बेस्ट मौर्य साम्राज्य बहुत अच्छा है। गुप्त साम्राज्य भी अच्छा है, पाल साम्राज्य भी अच्छा में ही गिना जाता है। तो ये सभी उसकी प्रमुख क्या है, शक्तियाँ थी राजगिरी की। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं पाटलिपुत्र की, मगध की। पाटलिपुत्र का नाम शेरशाह सूरी ने पटना रख दिया। अब हम लोग सोचते हैं आजकल पटना बोलते हैं, तो पाटलिपुत्र को पटना किसने रखा? शेरशाह सूरी ने रखा। यह एक मुसलमान शासक था लेकिन बहुत ही बलवान था। शेरशाह सूरी नाम शायद शेर को परास्त करने के कारण रखा गया होगा। और हुमायूं से इसके युद्ध में हुमायूं को भी शेरशाह सूरी ने हराया था। बाद में ये खुद उनका बारूद का कारखानी था, मान लीजिए बारूद के आविष्कारक थे, तो उसी में खुद मर गए। ठीक है, बारूद फूट गया, मर गए। उसके बाद अकबर ने पाटलिपुत्र पर उसका आधिपत्य हुआ। अब देखिए, मौर्य काल में पाटलिपुत्र विश्व का सबसे बड़े शहरों में से एक बन गया। मौर्य काल मैंने आपको बताया है कि पूरे अखंड भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने जब उसको एकीकृत किए तो उस वक्त पूरे भारत का केंद्र बिंदु तो था, वो पाटलिपुत्र था। लेकिन आज वही बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्यों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ के नेता लोग ने लूट पटक किए। दूसरे राजीव दीक्षित एक बहुत बड़े स्वदेशी के प्रचारक रहे। उनका कहना था कि अंग्रेज चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन काले अंग्रेज छोड़ गए नेताओं के रूप में। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसलिए हमारा देश उस प्रकार से विकास नहीं कर रहा है, वरना लोकतांत्रिक देश के बहुत फ़ायदे होते हैं। हम लोग विश्व के सबसे अग्रणी शीर्ष अमेरिका को भी पछाड़े हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ की भ्रष्टाचार नीति, जनता के आलसपन, मूर्खता, जात पात में बटे रहना, इन सब कारणों से बिहार जो है पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। मगध को 16 महाजनपदों में से एक रूप में गिना जाता है और प्राचीन भारत में दक्षिणी बिहार में था। 16 महाजनपदों में से एक गिना जाता है मगध। ठीक है, और मगध जो था प्राचीन भारत में दक्षिणी बिहार में था। मगध दक्षिणी बिहार में था। ठीक है, गंगा नदी बीचों बीच बिहार को काटते हैं, तो गंगा नदी के ऊपर वाले पार्ट जो नेपाल की तरफ जाता है उत्तरी बिहार, और पटना जो है गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है, यानी कि वो दक्षिणी बिहार। तो मगध जो है दक्षिणी बिहार में गिने जाते हैं। प्यारे साथियों, कांची को देखिए, जो ऑप्शन था आपका 4th नंबर नहीं बल्कि 2nd नंबर ही ऑप्शन था, कांची। तो कांची जो है ना, वो आपका है पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। ठीक है,
को ही कांचीपुरम कहा जाता है। पल्लवों वंश की पल्लवों के जो शासक थे उसकी राजधानी थे। पल्लव 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास दक्षिण में एक दुर्जय शक्ति के रूप में उभरे और 7वीं ईस्वी में अपनी शक्ति के चरम पर थे। उभरे कब थे? तो आपके 7वीं शताब्दी ईस्वी में, 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा। उनके सारे राजा महाराज उस वंश के, पल्लवों वंश के वहाँ पे थे। अब देखिए इनका जो पीरियड था 500 वर्षों तक इनका वंश चला। ठीक है, उन्होंने महान शहरों, शिक्षा केंद्रों, मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण किए और संस्कृत में दक्षिणी पूर्व एशिया के सबसे बड़े हिस्से को प्रभावित किए। यानी कि बहुत ही संस्कृति के क्षेत्र में आपके दक्षिण पूर्व एशिया या फिर भारत के ये, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा विकासशील, बहुत ही जनता के हित में काम किए। पल्लव वंश जिसकी राजधानी कांचीपुरम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम अभी ही हमने आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, यहाँ पे जानकारी देख लीजिए। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, कांची भी बोला जाता है। पल्लव एक शक्तिशाली राजवंश थे जिन्होंने 3वीं से 9वीं शताब्दी तक दक्षिणी भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। 500 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। और कांचीपुरम, जिसे कांची के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है और अपने मंदिर, रेशमी साड़ियों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए कांचीपुरम प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में कांचीपुरम पड़ता है। प्यारे साथियों, पल्लव जो था दक्षिण भारत में उभरने वाले शुरुआती राजवंशों में से एक थे और उनकी राजधानी कांचीपुरम थी जो वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है। पल्लव कला, वास्तु कला, साहित्य और धर्म के संरक्षक थे और उनका प्रभाव आज भी दक्षिण भारत के कई हिस्सों में देखा जा सकता है। अगर मैं गलत ना हूँ तो आप जब दक्षिण भारत में जाइए, बड़े बड़े मंदिर, इतना बड़ा बड़ा मंदिर जहाँ पे मुग़ल आक्रांता नहीं पहुँच पाए, उन दक्षिण भारत में वो लोग कम आ पाए, इसलिए वो मंदिर आज भी सुरक्षित है। तो ये सभी जो है पल्लव वंश के द्वारा ही बहुत सारी चीज़ें, विरासतें बनाया गया था। बहुत सारी आकृति, वास्तुकला और कई प्रसिद्ध मंदिर और स्मारकों का निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने ही बनवाए थे। और जिनमें महाबलीपुरम में समुद्र तट का मंदिर, एक मंदिर का नाम है समुद्र तट का मंदिर, जिसे पल्लव वंश के लोगों ने ही बनवाया। और कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर बहुत ही फेमस है, इन्हें भी पल्लव वंश के राजाओं ने ही बनवाया। चोल वंश के उदय के साथ ही 9वीं शताब्दी में पल्लव वंश का पतन हो गया। पल्लव वंश का 9वीं शताब्दी में पतन हुआ, चोल वंश ने इनके राजाओं को हरा दिया होगा। ठीक है, लेकिन उनकी विरासत आने वाली सदियों तक दक्षिण भारत की संस्कृति और इतिहास का आकार देती रही है। तो देखिए, अब राजा लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। भारत के राजा लोग, मान लेते हैं चोल वंश का उदय हुआ तो पल्लव वंश का पतन हो गया, लेकिन वो लोग कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी विरासत को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, जनता को प्रताड़ित नहीं करते थे, जैसे मुग़ल आक्रांता या फिर मुसलमान के शासक करते थे कि मंदिरों को तोड़ो, वहाँ से सोने चांदी लूटो, जनता को मार काट दो, उन्हें मुसलमान में कन्वर्ट करो, पुरुष को मार दो, महिलाओं को अपनी बीवी बना लो, उनके साथ रेप करो। ये सब कार्य जो कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग करते हैं। तो ऐसे हमारे राजा आपस में लड़ते थे, लेकिन ऐसे नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कोहिनूर हीरा को प्रथमतया एक मंदिर में प्रतिस्थापित किया? प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको कोहिनूर हीरे के पूरा हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। कोहिनूर हीरा जो है भारत की आन बान शान थी, पुराने समय से बहुत ही लंबा इतिहास है इसके बारे में, और बहुत ही दुखद है कि आज भारत के पास कोहिनूर हीरा नहीं है। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस राजवंश ने कोहिनूर हीरा को प्रथमतः एक मंदिर में प्रतिस्थापित किया था? एक मंदिर में वहाँ पे भगवान की मूर्तियों के सामने प्रतिस्थापित किए होंगे कोहिनूर हीरा को। पांड्य वंश, होयसला वंश,
चोल वंश, काकतीय वंश। इसका राइट आंसर होगा काकतीय वंश। काकतीय वंश जो है उन्होंने कोहिनूर हीरा को मंदिर में स्थापित किए थे, और एक जो मंदिर है देवी भद्रकाली का मंदिर है, उनके आँख में कोहिनूर हीरा को लगाए थे। ठीक है, बाईं आँख में, हीरा देवता की बाईं आँख पर लगाया गया था। कोहिनूर हीरा संभवतः माना जा रहा है कि 13वीं शताब्दी यानी कि 1200 ईस्वी से ऊपर, ठीक है, भारत में पाया गया था, और शुरू में काकतीय राजवंश के स्वामित्व में था। यानी कोहिनूर हीरा जो था 13वीं शताब्दी में पाया गया था। किस राजवंश के पास? तो काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश कौन है? तो दक्षिणी राजवंश जो है, दक्षिण भारत के साम्राज्य लोग, उनमें पाया गया था कोहिनूर हीरा। अब काकतीय वंश जो था वारंगल क्षेत्र पर शासन करता था। काकतीय वंश कहाँ का शासक था? तो वारंगल, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो कोहिनूर हीरा जो था, हीरा देवता की बाईं आंख पर लगाया गया था। 14वीं शताब्दी में क्या हुआ था? वारंगल पर एक सफल छापे के बाद दिल्ली सल्तनत ने खिजली वंश द्वारा हीरो का अधिग्रहण कर लिया। 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश था, लेकिन 14वीं शताब्दी में खिलजी था, बहुत ही खतरनाक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सल्तनत जो था दिल्ली का, अलाउद्दीन खिलजी, जो मोहम्मद गजनबी के बाद आक्रमण किया था भारत पर। और गजनबी जो था वो लोग भारत के सोमनाथ मंदिर को लूट के भाग जाते थे फिर अपने अरब, लेकिन खिलजी से ही शायद यहाँ पे भारत पर वो लोग राज करने का प्लानिंग बना करके तभी से भारत पर कब्जा करके यहाँ रह कर बस गए, और यहाँ पे अपने जो भी मजहब है उसका प्रचार प्रसार किया। तो प्यारे साथियों, इस पर छापा वारंगल पर किसने मारा? दिल्ली सल्तनत, खिजली ने, और हीरे को कब्जा कर लिया, छीन लिया। ठीक है, हीरा खिलजी परिवार के भीतर बना रहा, फिर बाद में दिल्ली सल्तनत के बाद के राजवंशों को दे दिया गया। जो भी यहाँ पे राजा आया होगा वो लोग, बाबर आया तो बाबर ने कब्जा कर लिया। आपके किसका कहानी हम लोग सुन रहे हैं? कोहिनूर हीरा का हिस्ट्री हम लोग जान रहे हैं। फिर बाबर ने कब्जा किया, तो और बोला जा रहा है कि शाहजहाँ था, वो अपने मयूर सिंहासन में इसको लगाया था उसकी सुंदरता को निखारने के लिए। बाद में क्या हुआ? तो हॉर्टेंस बोर्गिया द्वारा काटा गया, इसको काट दिया गया, हीरे को खंडित कर दिया गया, और उसका वजन जो था 793 कैरेट से घटा करके 146 कैरेट हो गया। तो हमारा जो हीरा था उसको काट करके उसकी महिमा को कम कर दिया गया। और बाद में 1739 में फारस के नादिर शाह ने क्या किया था? दिल्ली पे आक्रमण किया था, और मुग़ल साम्राज्य के में कोहिनूर हीरा रखा हुआ था उसके खजाने में। मुग़ल के राजाओं, उस वक्त मुग़ल कमज़ोर हो गए थे, तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसको लूट लिया। किसको? हमारे प्यारे कोहिनूर हीरा को। ठीक है, और फिर क्या होता है? तो नादिर शाह की भी हत्या होती है उसके साम्राज्य के पतन के बाद। उनके एक सेनापति अहमद शाह दुर्रानी के हाथ में गया। कोहिनूर हीरा जो था वो नादिर शाह की हत्या हुई, और उसका एक सेनापति था अहमद शाह दुर्रानी के हाथों में गया। प्यारे साथियों, यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, ये जो नादिर शाह है वो दिल्ली में बहुत कत्लेआम मचाया था। और नादिर शाह जो है ओवैसी, जो वर्तमान आप देख रहे हैं हैदराबाद का बोला जाता है बैरिस्टर, तो उसका ही बाप दादा परदादा था। ठीक है, नादिर शाह, ऐसा बोल रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी। एक इंटरव्यू में उनको ये बात चर्चा हुई थी। तो वैसी को अच्छा मत मानिए, ये लोग मजहबी केवल भारत में दंगा फसाद करने वाले, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाले लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत ही देश के बोलते हैं। तो क्या सांप की भी तो हम लोग इज्जत करते हैं, पूजते हैं,
लेकिन ये लोग को ऐसा कीजिएगा, पालिएगा पोसिएगा ना, तो ये आपको ही डंक मारेंगे। ठीक है, ऐसे लोग हैं वैसे। अब देखिए 1813 में हीरे को शाह शुजा दुर्रानी द्वारा भारत वापस लाया गया और अफगानिस्तान के सिंहासन को पुनः प्राप्त करने बदले में रंजीत सिंह द्वारा दिया गया। प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चला, क्या पता चला कि 1813 में हीरे को शाह शुजा दुर्रानी द्वारा भारत वापस लाया गया। शाह शुजा दुर्रानी द्वारा भारत वापस लाया गया और अफ़गानिस्तान के सिंहासन को पुनः प्राप्त करने में मदद के बदले में रंजीत सिंह को दिया गया। रंजीत सिंह जिन्होंने अफ़गानिस्तान को मान लेते हैं मदद किए होंगे, तो उनको रंजीत सिंह को दिया गया। बहुत ही अच्छे राजा थे रंजीत सिंह जी। ठीक है, बहुत सारी कहानी हम लोग पढ़ते हैं रंजीत सिंह के बारे में, बहुत ही अच्छे राजा थे। 1849 में द्वितीय आंग सिख युद्ध के बाद 1849 में किसके बीच युद्ध हुआ? आंग और सिख के युद्ध के बाद कोहिनूर हीरे को लाहौर की अंतिम संधि के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया था। आपको हिस्ट्री पता चला? कोहिनूर हीरो को क्या किया? तो सिख युद्ध के बाद कोहिनूर हीरो जो था ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य से वो हीरा चला गया लंदन, ब्रिटेन चला गया, और वहाँ की जो भी महारानी होती है इलाहाबाद द्वितीय क्या क्या, जो फ़िलहाल मर गई है, वो लोग अपने सर पे उस हीरे को पहनते हैं। तो आज भी कोहिनूर हीरा कहाँ पे है? तो वो है ब्रिटेन में ही है, इंग्लैंड में ही है। ठीक है, भारत के पास नहीं है। उसे लाने की कोशिश किया जा रहा है। अगर कोई कानूनन प्रक्रिया अपनाया जाए तो कोहिनूर हीरा को वापस लाया जा सकता है। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करने वाले राजा राज प्रथम किस वंश से संबंध रखते थे? 5वां क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करने वाले राजा राज प्रथम किस वंश से संबंध रखते थे? पांड्य वंश, चोल वंश, शिशुनाग वंश, पल्लव वंश। राइट आंसर हो जाएगा इसका चोल वंश। चोल वंश के बारे में जान लीजिए। तो बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण तंजावुर में चोल वंश द्वारा ही किया गया था, राजा राज प्रथम जी के द्वारा। राजा राज प्रथम जो थे 985 ईस्वी से 14 ईस्वी तक शासन किए, यानी कि कुल आपके 29 वर्ष शासन किए। उन्होंने हिंदू धर्म के शैववाद परंपरा का पालन किया, शैववाद की परंपरा का पालन किया। उन्हें चेरों, पांड्यों, चालुक्यों, उत्तरी सीलोन, मालदीव के खिलाफ सफल विजय के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये दक्षिणी भारत की बात हो रही है, तो मालदीव में भी वो सफल हुए थे, विजय हुए थे। कौन? तो राजा राज प्रथम। चोल वंश की जानकारी देख लीजिए कुछ अन्य। तो राजेंद्र प्रथम जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए थे। उन्होंने 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक शासन किए, 30 वर्ष। उन्होंने गंगा के लिए एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया और गंगई कोंडा चोल की उपाधि धारण की। उसने पूरे श्रीलंका को जीत लिया और मलक्का जलमंडलम मध्य पर भी अधिकार कर लिया। तो मलक्का जलमंडलम मध्य जो है उन पे भी अधिकार किए थे। राजेंद्र प्रथम चोल वंश के राजा हुए थे। बहुत अच्छे राजा कहे आना, लेकिन बड़े फेमस राजा हुए थे। चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस बहमनी शासक ने महमूद गवा को व्यापारियों के प्रमुख या मल्लिकुत तुज्जर की उपाधि प्रदान की? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह, फिरोज शाह, हुमायूं शाह, अलाउद्दीन बहम हसन शाह। राइट आंसर होगा हुमायूं शाह। हुमायूं शाह के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसके बारे में जो भी चीज़ें बताया गया है कि यह बहमनी साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक महमूद गवा थे।
ठीक है। बाद में उसने अधीन बहमनी साम्राज्य अपने चरण पे पहुंच गया था। महमूद गवा का प्रारंभिक जीवन अस्पष्ट है। उसके शुरू के जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो जन्म से ईरानी थे और एक व्यापारी के रूप में सबसे पहले दक्कन पहुँचे थे। बहमनी शासक हुमायूं शाह द्वारा व्यापारियों के प्रमुख और मलिक उत तोजर की उपाधि दी गई। हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के बाद के कारण उसके आवश्यक पुत्र अहमद तृतीय का राज्याभिषेक हुआ। प्रशासन की एक रीजेंसी काउंसिल स्थापित की गई और मोहम्मद गवा इसके सदस्य थे। चलिए, वजीर या प्रधानमंत्री बनाया गया था। ख्वाजो ए जहाँ की उपाधि दी गई। इस अवधि के बाद बहमनी राज्य का इतिहास वास्तव में महमूद गवा की उपलब्धियों का अभिलेख है। अब जानकारी देख लीजिए बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो 1347 से 1526 के बीच शासन किया। 1347 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में किया था। उन्हें हसन गंगो के नाम से भी जाना जाता है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी और यहाँ पे दक्षिण भारत में दक्कन और एक फारसीकृत मुस्लिम राज्य था। प्रमुख मध्यकालीन भारतीय राज्यों में से एक था। बाद में अहमद वली शाह ने वर्ष 1424 में राजधानी को गुलबर्गा में बिदर स्थानांतरित कर दिया। मोहम्मद शाह तृतीया के शासन काल में बहमनी साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। साम्राज्य अरब सागर से बंगाल खाड़ी तक फैला हुआ था, जिसमें पूरे दक्कन शामिल था। अब बहमनी साम्राज्य के शासक के बारे में जान लीजिए। हसन गंगो बहमनी सबसे पहला था। मोहम्मद शाह प्रथम द्वितीय था। मोहम्मद शाह तृतीय ईस्वी दिया गया है। फिरोज शाह बहमनी, अहमद शाह, मोहम्मद शाह तृतीय की मृत्यु 1482 ईस्वी में हो गया था। उसके जब मृत्यु हो गया था तो बहमनी साम्राज्य को 5 राज्यों में विभाजित कर दिया गया था और वो 5 राज्य जो थे वो था बाजीपुर, अहमदनगर, बरावर, गोलकुंडा और बिदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। इसमें पूछा गया है डैश 12वीं शताब्दी के काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनः निर्मित किया गया। क्या था जो काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था? कोच्चि किला, आगरा किला, मांडू किला, गोलकोंडा किला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलकोंडा किला जो है इसको बनाया गया था काकतीय राजा द्वारा और फिर इसमें कुतुब शाही राजवंश ने इसको पुनर्निर्मित किया। तो आप ये न मत समझिएगा कि मान लीजिए इस किले को निर्माण किया होगा, नहीं। इसमें अपना ये जो मुसलमान शासक थे वो इस महल को मुस्लिम रंग दे दिए होंगे, ठीक है। उसमें हरा रंग इत्यादि चीज़ें सब कर दिए होंगे। की पॉइंट क्या है आपके सामने है। बहमनी राजवंश के उत्तराधिकारी राज्यों में से एक था गोलकोंडा का साम्राज्य, जो कुतुब शाही वंश द्वारा 1518 से 1687 तक दक्कन क्षेत्र अब हैदराबाद तेलंगाना में शासित था और आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तक फैला हुआ था। कुतुब शाही वंश की स्थापना 1512 ईस्वी में सुल्तान कुनी कुतुब अल मुल्क या कुली कुतुब शाह ने की थी। और भी जानकारी है, काकतियों का शासन कब से कब था? तो 12वीं से 13वीं सदी के बीच काकतियों का शासन था। उसके बाद 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच कुतुब शाही राजाओं का शासन था। तो आप कह सकते हैं कि जो मंदिर है जो बनाया गया था काकतीय राजाओं द्वारा, गोलकोंडा किला, और फिर उसको फिर से रिपेयर किया गया कुतुब शाही के राजाओं द्वारा। और भी जानकारी दिया गया है कोच्चि किला के बारे में। केरल और भारतीय धरती पर पहला यूरोपीय किला है जिस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण है।
1498 में पुर्तगाली कोझिकोड पहुँचे। इस प्रकार यूरोप से भारत के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग खुल गया। यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा का किला, जिसे लाल किला भी कहा जाता है, 1638 तक मुगल सम्राटों का प्राथमिक निवास था। जब राजधानी को आगरा से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया, यह मुगल सम्राट अकबर 1565 के कमीशन द्वारा सैन्य आधार पर शाही निवास द्वारा दोनों के रूप में स्थापित किया गया था। जो ऑप्शन आपका था मांडू किला और मध्य प्रदेश बाज बहादुर द्वारा बनाया गया था, जो मालवा सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे और उन्होंने 1555 से 1562 तक शासन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत नाटक जामवंती कल्याणकम किसके द्वारा लिखा गया, किसने लिखे थे? संस्कृत नाटक जामवंती कल्याणम हरिहर, वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, साहुल नरसिंह। राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव जो राय थे वो तुलुब वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। उन्हें आंध्र भोज और अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता था। वह तेलुगु और संस्कृत दोनों में एक प्रतिभाशाली विद्वान थे। अमुक्तमाल्यद और जामवंती कल्याणम उनके प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। हरिहर जी के बारे में जान लीजिए, जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। हरिहर जो थे, हरिहर और बुक्का के विजयनगर के साम्राज्य की नींव रखी थी। वह संगम वंश के राजवंश के संस्थापक थे। वीर नरसिंह के बारे में जान लीजिए, वे तुल्लभ वंश के संस्थापक थे। उन्होंने सालुब वंश के अंतिम शासक इमांडी नरसिंह की हत्या कर दी और 505 ईस्वी में तुलुब वंश की स्थापना की। सालुब नरसिंह के बारे में जान लीजिए, उन्होंने 1486 में सालुब वंश की स्थापना की। अब प्यारे साथियों, ये रहा आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। चोल के अधीन प्रशासन की मूल इकाई डैश थी? चोलों के अधीन प्रशासन की मूल इकाई डैश थी? नाडु, उर, अमरम, कनी। राइट आंसर हो जाएगा नाडु। देख सकते हैं चोलों के अधीन प्रशासन की मूल इकाई जो थी नाडु थी। चोल प्रशासन एक जटिल नौकरशाही पर आधारित था। नौकरशाही आप कह सकते हैं जैसे आज के डीएम जो होते हैं, आईएएस आईपीएस होते हैं, ये सभी नौकरशाही हुए। मतलब इनको कोई प्रजातांत्रिक रूप से हटाया नहीं जा सकता है। एक बार बन गए हमेशा के लिए बने रहे। तो इसी प्रकार से राजा हुआ करते थे चोल प्रशासन का। राजा प्रशासन का प्रमुख होता था। राजा के पास असीमित शक्तियाँ थी। जो भी निर्णय न्याय करना हो राजा लेता था, किसी को हत्या करना हो राजा लेता था, सब कुछ राजा ही करता था। मंत्री लोग तो मात्र सुझाव देने के लिए होते थे। राजा के पास असीमित शक्तियाँ थी, फिर भी राजा प्रशासन के विभागों के प्रमुखों से परामर्श करता था। वो तो करना ही पड़ेगा, राजा तो सब कुछ का ज्ञाता थोड़े होता है। आप भी कितना भी ज्ञानी हो जाए, आपको मदद चाहिए ही चाहिए होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। राजा की आय का मुख्य स्रोत था भूमि कर। ग्राम पंचायतों से भूमि कर किसानों से वसूला जाता था। चोल सेना की एक विशेषता एक बेरे का संगठन थी। इस बड़े शक्तिशाली बेरे के कारण चोल राजाओं ने समुद्र के पार कई द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। चोल साम्राज्य मंडलम नामक प्रांतों में विभाजित था। चोल साम्राज्य में 8 मंडल थे। मंडली के प्रशासन के लिए एक राजकुमार या उच्च अधिकारी नियुक्त किया गया था, जो राजा के वायसराय के रूप में कार्य करता था। प्रत्येक मंडल कोट्टम में विभाजित थे। कोट्टम नाडु में बटे थे। नाडु संभवतः आधुनिक जिले के अनुरूप थे। कई गांवों के समूह को कुर्रम कहा जाता था। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन था। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चोलों के अधीन प्रशासन की मूल इकाई नाडु थी। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तुलुब राजवंश के संस्थापक कौन थे? देवराय प्रथम, विरूपाक्ष द्वितीय, तिरुमल राय, तुलुब नरस नायक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलुब नरस नायक। तुलुब नरस नायक जो थे तुलुब राजवंश के
संस्थापक थे। तुलुप राजवंश जो था विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था। वह तटीय कर्नाटक के प्रमुख थे। इस काल के दौरान विजयनगर साम्राज्य अपने सबसे प्रसिद्ध राजा के रूप में कृष्णदेव राय के साथ अपने वैभव के शिखर पर पहुंच गया था। 1491 से 1570 तक उनके पास 5 सम्राट थे। तुलुप नरस नायक तुलुप राजवंश के संस्थापक थे। उसकी राजधानी विजयनगर थी। उन्होंने दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। प्यारे साथियों, उसकी राजधानी विजयनगर थी। राज्य की मूल घर पश्चिमी तोली भाषी क्षेत्र था। तोलू भाषी क्षेत्र था। तिरुमाला मंदिर की पूर्वी दीवार पर संस्कृत अभिलेख कृष्णदेवराय के पूर्वजों का वर्णन करता है। तिम्माभूपति एवं उनकी पत्नी देवकी उल्लेखित होने से पहले तुलुप पूर्वज थे। तिम्माभूपति के बाद उनका पुत्र ईश्वर और पत्नी माँ पर फिर पक्का नरस भोपाल है, जो सम्राट कृष्णदेव राय के पिता तुलुप नरस नायक के अतिरिक्त कोई और नहीं है। तुलुप नरस नायक एक शक्तिशाली सिपाहसालार को गजपति के साथ साथ कुछ मुस्लिम शासकों की विजय का श्रेय दिया जाता है। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या? तुलुप राजवंश का संस्थापक तुलुप नरस नायक थे। तो प्यारे साथियों, ये आपके दक्षिणी राजवंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।